म्यांमार में नागरिक शासन का अंत हो गया है और वहां पर लग चुका है सैन्य शासन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं म्यांमार की स्थिति को लेकर। दरअसल म्यांमार में राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से अस्थिरता आ चुकी है। वहां पर एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न हो चुका है और वहां पर एक बार फिर से पहले लंबे समय तक जिस प्रकार से वहां पर सेना का शासन रहा था, अब एक बार फिर से वहां पर अगले 1 वर्ष तक के लिए सेना का शासन लगा दिया गया है। यानी एक बार फिर से वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है अगले 1 वर्ष के लिए। अब इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसमें किन किन लोगों की बड़ी भूमिका है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि आखिर भारत और म्यांमार के जो संबंध है या फिर भारत की दृष्टि से ये सैन्य कूप जो हुआ है, यानी एक प्रकार से जो तख्ता पलट हुआ है वहां की आम नागरिक सरकार का, जिस सरकार को निर्वाचित किया गया था सिर्फ 2 महीने पहले ही या 3 महीने पहले ही अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज 30 मार्च है और 2 फरवरी 2021 को, यानी तकरीबन 1.5 महीने पहले, आप ऐसा मान के चलिए 1.5 महीने पहले यानी 1 फरवरी 2021 को पूरा का पूरा ये मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको लगाया जाता है, मिलिट्री कूप होता है। और म्यांमार की सरकार, चुनी हुई सरकार जिसका निर्वाचन या जिसे चुना गया था 2020 के नवंबर में, जब वहां पर आम चुनाव हुए थे, उस सरकार को जब संसद का पहला ही दिन शुरू होने वाला था, संसद का जो नया सत्र शुरू होने वाला था म्यांमार की संसद का, उसी पहले दिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और जो स्टेट काउंसलर हैं जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, या फिर अगर मैं बात कहूं तो म्यांमार के संबंध में चाहे भारत हो या फिर विश्व के तमाम देश हो, उन्होंने कुछ ही चीजों का या कुछ ही पर्सन्स का नाम सुना हुआ है, जिसमें अगर बात करूं तो स्टेट काउंसलर जो वहां की है, जिनका पद आप ऐसा मान सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के स्तर का होता है। जैसे जर्मनी में आपने सुना होगा कि एंजेला मार्केल स्टेट काउंसलर है, उसी प्रकार से म्यांमार के भीतर भी स्टेट काउंसलर है आंग सान सू ची। इनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और इन्होंने नोबेल का पुरस्कार भी जीता था। मानवाधिकारों के लिए बहुत ज्यादा काम भी इन्होंने किए हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता था 1991 में। और ये वहां पर दूसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी। और इससे पहले इन्होंने 2015 में सरकार वहां पर बनाई थी। इनकी पार्टी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। और म्यांमार के भीतर जो 476 वहां की संसद में कुल सीटें हैं, उसमें से 396 सीट्स पर इन्होंने कब्जा किया था, यानी 396 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। यानी तकरीबन 80% सीटों पर आंग सान सू ची की पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी NLD, इन्होंने जीत हासिल करी थी और सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी थी, सफल हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रॉक्सी पार्टी है, यानी जो मिलिट्री सेना की जो पार्टी है वहां पर, प्रॉक्सी छद्म पार्टी इसको आप मान सकते हैं कि इस पार्टी को पीछे से समर्थन दिया था वहां की सेना ने। इस पार्टी ने तकरीबन 33 सीटें जीती और उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए तो उसमें म्यांमार की सेना ने ऐसे कथित तौर पर आरोप लगाए कि जो वहां का चुनाव आयोग है उसने आंग सान सू ची को समर्थन दिया है, उनको चुनाव जीतने में सहायता की है। और इसी के साथ साथ म्यांमार की सेना ने इस चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए, धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए। ऐसे गंभीर, ऐसे संगीन आरोप लगाए और उसके बाद एक प्रकार से जस्टिफाई करने का भी प्रयास किया म्यांमार की सेना ने कि उन्होंने इसीलिए इस राज्य में या इस देश के भीतर सैन्य शासन लगाया क्योंकि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आक्रमण हो रहा है और चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, इसलिए हम यहां पर सैन्य शासन लगा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि कौन से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के नाम पर 400 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती है? कौन से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के नाम पर या फिर एक प्रकार से वहां पर उनके हितों की रक्षा करने के नाम पर 3000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिए जाते हैं? ऐसा कौन से देश में होता है? लेकिन यहां पर
सेना, म्यांमार की सेना, जिनका दायित्व होना चाहिए अपने देश को उग्रवादियों से, अलगाववादियों से, आतंकवादियों से बचाने का, आज वही अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने को आमादा है। जुल्म का इतना ज्यादा सितम उन पर ढाया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूंगा जो कि अहम है। ये तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से सेना ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर वहां के, और आंग सान सूची पर, जो कि वहां की स्टेट काउंसलर हैं। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंग सान सूची, जो कि वहां की स्टेट काउंसलर हैं, राज्य की प्रशासक हैं, एक प्रकार से आप हिंदी में इसको कह सकते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनका केस क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति जो म्यांमार के, जिनका नाम है विन माइंट, इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। और म्यांमार के भीतर इस समय जो राज्य के प्रशासन कर रहे हैं, यानी म्यांमार के स्टेट का जो प्रशासन कर रहे हैं, दरअसल वो है वहां के सेना के जनरल, यानी सेना प्रमुख हैं, और इनका नाम है मिन आंग, इनका ये नाम है पूरा। और ये वहां पर इस समय शासन की व्यवस्था की नेतृत्व कर रहे हैं, उस व्यवस्था का। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक घोषणा भी की है, और वो घोषणा इस सिलसिले में है कि दरअसल चूंकि वहां पर, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यांमार के भीतर मिलिट्री कूप हो चुका है और इंटरनेट सेवाएं तक वहां पर बंद है, कुछ इलाकों में फोन की सेवाएं भी बाधित हैं, और इसी के साथ साथ जो वहां का सरकारी टेलीविजन मीडिया है वो बंद है, रेडियो चैनल्स भी बंद हैं, कई सारे जो मीडिया नेटवर्क्स है, मीडिया हाउसेज है, वो भी बंद हैं। बहुत ही मुश्किल से ये खबरें सामने आ रही है। कई सारी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता या जो न्यूज चैनल्स हैं, जो प्रिंट मीडिया के अखबार है, जो वहां पर किसी प्रकार से खोद कर खबरें ला रही हैं, उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा खबरें म्यांमार से नहीं सामने आ रही। आप ऐसा मान के चलिए कि म्यांमार का इस समय संपर्क विश्व के तमाम देशों से कट चुका है, और म्यांमार हमारे ही पड़ोस में मौजूद है, हमारा ये एक बेहद करीबी पड़ोसी है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सेना के टीवी चैनल ने इस बात की घोषणा की है कि अगले 1 वर्ष तक के लिए आपातकाल लगाया जाएगा देश के भीतर, लग चुका है बल्कि। और इसी के साथ साथ ये भी घोषणा की गई है कि देश का प्रशासन दरअसल 11 सदस्यीय सैन्य सरकार करेगी। 11 सदस्यों की एक प्रकार से सेना के अधिकारी हैं, और यही इस देश के भीतर अब उन तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे और देश का एक प्रकार से शासन करेंगे, देश पर शासन करेंगे, देश के कामकाज पर। एक प्रकार से एक कार्यवाहक सरकार बनाई गई है, जो कि सेना के द्वारा ही नॉमिनेट की गई है, जनरल साहब के द्वारा, जो वहां के सैन्य प्रमुख हैं। ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और अहम बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूंगा। म्यांमार के इतिहास से शुरुआत करना जरूरी है। म्यांमार का दोस्तों पहले नाम बर्मा था, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। और म्यांमार के भीतर भी जो आजादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर जो संघर्ष हुए, दरअसल वो भी भारत की तरह ही थे। और भारत के आजादी के तकरीबन 140 दिनों के बाद ही, 142 दिनों के बाद ही म्यांमार को स्वतंत्रता मिल गई थी, सेम ब्रिटिशर्स से ही, यानी अंग्रेजी शासन वहां पर भी था और उसके बाद उन्हें भी आजादी मिल गई थी। भारत को, जैसा आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तो वहीं अगर मैं बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार को स्वतंत्रता मिली थी 4 जनवरी 1948 को। बर्मा तब उनको कहा जाता था, और 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यांमार के भीतर 2011 में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। उससे पहले करीब करीब 50 वर्षों तक म्यांमार के भीतर था सैन्य शासन, और आजादी के कुछ ही वर्षों के बाद वहां पर सेना का शासन लग गया था। तब से लेकर करीब करीब 50 साल तक, यानी 5 दशकों तक, 5 डेकेड्स तक वहां पर सेना का शासन रहा था। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 1988 में माफ कीजिएगा, वहां पर लोकतंत्र की बहाली को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए, और उसी वर्ष आंग सान सूची देश वापस लौट गई। आंग सान सूची के बारे में मैं आपको इस संक्षेप में बताए हुए इतिहास के बारे में इसके बाद बताऊंगा। 1988 में वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन होते हैं लोकतंत्र की बहाली को लेकर, और उसके बाद उसी वर्ष आंग सान सूची की वापसी होती है। अगले ही वर्ष यानी 1989 में उन्हें नजरबंद करके रख दिया जाता है, यानी हाउस अरेस्ट करके उन्हें घर में ही कैद कर दिया जाता है। और 1990 में वहां पर आम चुनाव होते हैं, जिसमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है, और चुनाव में जीत हो जाती है आंग सान सूची की। लेकिन सेना इस जीत को, इसका बहिष्कार कर देती है, सेना इस जीत का इनकार कर देती है, और उसके बाद 1991 में फिर से नजरबंद हो जाती है चूंकि, और उसके बाद फिर 1991 में इन्हें
चूंकि इन्होंने सैन्य के शासकों के खिलाफ, सेना के शासकों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई थी, जो कि वहां पर हनन हो रहा था लोगों के ह्यूमन राइट्स का, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, उससे सम्मानित किया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। और उसके बाद 2010 में वहां पर एक बार फिर से चुनाव होते हैं और इसमें सेना की समर्थन वाली सरकार तो बन जाती है, लेकिन सूची को रिहा कर दिया जाता है। फिर 2012 में एक उपचुनाव होते हैं और उसके माध्यम से उन उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सूची पहुंचती है म्यांमार की संसद में। अब म्यांमार की संसद में दोस्तों सूची पहुंच तो जाती है, लेकिन उसके बाद वर्ष 2015 में पहली बार स्वतंत्र चुनाव आयोजित किए जाते हैं म्यांमार के भीतर और उसमें जीत जाती है इनकी पार्टी, यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस पार्टी के जीतने के बाद आंग सान सू की को वहां की स्टेट काउंसलर बनाया जाता है और फिर ये सारा का सारा सिलसिला चलता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आंग सान सू की ने दोस्तों कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने वहां की सेना का समर्थन किया, उन्होंने सेना का बचाव किया। रोहिंग्या मुसलमान जो कि वहां पे अल्पसंख्यक हैं, वहां पर उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, जिसके बाद उन्होंने शरण ली बांग्लादेश में, पड़ोसी बांग्लादेश में, और इसी के साथ साथ भारत के भी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों के भीतर, कई बड़े शहरों में रोहिंग्या मुसलमान आज भी रह रहे हैं शरणार्थी की तरह। और इसको लेकर भारत में भी ये विवाद हुआ था कि कब इन्हें अपने देश वापस भेजा जाएगा, यानी म्यांमार भेजा जाएगा। और भारत में तो विवाद हुआ ही, लेकिन म्यांमार के भीतर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, वहां पर बहुत ज्यादा इन पर अत्याचार भी हुए, ऐसा कहा जाता है, नरसंहार भी हुआ, जिसके बाद इन्होंने दूसरे देशों की ओर पलायन करना शुरुआत कर दी। तो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पर अत्याचार हो रहे थे उस पर भी इन्होंने बचाव किया था, लेकिन बाद में ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति नरम रुख को भी अब झटका लगेगा, क्योंकि इन्होंने फिर अपना रुख को नरम कर लिया था। लेकिन सेना की लगातार इन्होंने लंबे समय तक तारीफ करी, उनका बचाव किया, और कुछ आलोचक इस बात को कह रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए इन्हें इस तरीके का करना पड़ा, जबकि एक प्रकार से आलोचक नहीं बल्कि समर्थक इस बात की कह रहे थे कि सत्ता में बने रहने के लिए या फिर वहां की ऐसी परंपरा ही स्टैब्लिश हो गई थी कि वहां पर इन्हें बचाव करना ही होगा, अन्यथा वहां पर लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाता। और आंग सान सू की जो प्रयास है, उनके पिता के जो प्रयास थे कि म्यांमार को एक स्वतंत्र और लोकतंत्र के तौर पर उन्हें देखना है, देश के तौर पर देखना है, वो कहीं ना कहीं उन पर झटका लग जाता। तो ऐसी बातें वहां के हलकों से सामने आ रही, राजनीतिक हलकों से। लेकिन अब बात और कुछ दृष्टि से अलग करनी पड़ेगी, और यहां पर यह करनी पड़ेगी दोस्तों कि ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बता दिया कि उनको कैसे कूप, मिलिट्री कूप हो चुका है, फिलहाल अब वो जेल में है। लेकिन अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी है दोस्तों कि आखिर इन्हें और यहाँ के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं पर कौन कौन से ऐसे आरोप लगे हैं। कई प्रमुख बड़ी हस्तियां भी हैं जिन्हें जेल में रखा गया है। प्रमुख तौर पर इस वीडियो में दोस्तों मैं 2 लोगों के बारे में जिक्र करूंगा जो 2 सुप्रीम टॉप पोजीशंस पर मौजूद है म्यांमार के भीतर, जिसमें सबसे पहले आती हैं आंग सान सू की, जो कि वहां की स्टेट काउंसलर और वहां के राष्ट्रपति के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन पर आखिर आरोप क्या लगे हैं। सबसे पहले दोस्तों, पुलिस ने जो न्यायालय में सूची के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई है या आरोप पत्र जो दाखिल किए हैं, उसमें यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से कुछ दूर संचार के यंत्र मिले हैं आंग सान सू के घर से, जिन्हें उनके घर से बरामद किया गया। उन्होंने इन तमाम दूर संचार यंत्रों का आयात किया है दूसरे देशों से। इसके अलावा दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें कस्टडी में लेकर अब पूछताछ की जा रही है, इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि म्यांमार के कानून के अनुसार कि अगर कोई इस प्रकार के प्रतिबंधित दूर संचार के जो डिवाइसेस होते हैं, जो यंत्र होते हैं, अगर उनको कहीं पर पाए जाते हैं तो उसके बाद 3 वर्षों तक कैद हो सकती है। तो अब ये मान के चलिए कि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, चूंकि मुझे लगता है कि आरोप साबित हो ही जाएंगे, तो आंग सान सू की का राजनीतिक करियर भी अंत में आप मान सकते हैं, क्योंकि उनकी आयु 75 वर्ष की हो चुकी है और स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है। और ये तो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं पुलिस ने आंग सान सू के खिलाफ। उनके जो राष्ट्रपति हैं यानी म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ भी जो आरोप लगे हैं ये भी आप जान लीजिए। उनके खिलाफ कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है और आपदा प्रबंधन कानून की धारा 25 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये राष्ट्रपति और इससे पहले आंग सान सू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं वहां की पुलिस के द्वारा अदालत में। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि दरअसल सूची के बारे में संक्षेप में मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन सूची के पिता के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जनरल आंग सान इनका नाम था और इन्होंने जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपिता माना जाता है, राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है महात्मा गांधी जी को, उसी प्रकार से सूची के पिता को भी वहां की
पिता का दर्जा हासिल है और इनकी हत्या हो गई थी वहां की स्वतंत्रता से पहले ही। उन्हीं की बेटी हैं आंग सान सूची। और ये इनके पिता के बारे में हो गया, सर्वोच्च नेता है ये आंग सान सूची, तो मैंने आपको जिक्र कर ही दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो पूरा का पूरा मिलिट्री कूप हुआ है आखिर ये हुआ क्यों है, यानी ये तख्ता पलट, इसमें वहां के संविधान की भी एक प्रकार से आप जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, क्योंकि वहां का संविधान दरअसल सेना को इस बात की अनुमति देता है या सेना को इस बात के अधिकार देता है कि संसद की कुल सीटों का 1/4 हिस्सा यानी करीब करीब 25% हिस्सा, 25% सीट्स सेना के नियंत्रण में होती हैं। और इसी के साथ साथ सेना के पास वहां के बड़े बड़े मंत्रालय भी होते हैं। यही एक अधिकार है या ये एक शक्ति है जो संवैधानिक तौर पर वहां की सेना को मिलती है। लिहाजा सेना इतनी ज्यादा वहां पर मिलिट्री कूप करती है और वहां के जो सत्ता है उसको बर्खास्त कर देती है और वहां पर तख्ता पलट कर देती है। ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के कुछ शहरों में, प्रमुख शहरों में, जिसमें राजधानी भी है, वहां के बड़े शहर हैं, कुछ ग्रामीण इलाके भी हैं, वहां पर 44 जिनकी संख्या बताई जा रही है, कई सारे टाउन्स, सिटीज और विलेजेस की। यहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। और कल की अगर मैं बात का जिक्र करूं, कल वहां पर दरअसल सैन्य दिवस मनाया गया था दोस्तों म्यांमार के भीतर। और सैन्य दिवस के मौके पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और इस झड़प में कल अकेले दिन ही 100 के करीब लोगों की मौत हुई है पुलिस की गोली से, यानी सेना की गोली से आप मान सकते हैं, सेना और सुरक्षा कर्मियों की गोली से। यानी कल जब भारत में आप सभी होली मना रहे थे तो उसी समय म्यांमार के भीतर खून की होली खेली जा रही थी वहां के नागरिकों के साथ। और जिम्मेदार कौन थे? वहां के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वहां पर 3000 के करीब, एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनके आंकड़ों के अनुसार 3000 के करीब वहां पर लोगों को कस्टडी में लिया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और सैकड़ों लोगों पर, 600 के करीब लोगों पर अरेस्ट वारंट भी जारी है। और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पुलिस या आर्मी के इस और लोगों के बीच झड़प में। 400 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर दोस्तों दुनिया के कई देशों ने भी आवाज बुलंद की है, जिसमें बात करूंगा मैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए बयान दिया है कि वहां पर एक तो निंदा करी है उन्होंने, इसी के साथ साथ उन्होंने प्रतिबंध लगाने का भी चेतावनी दी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि म्यांमार के सेना प्रमुख को और वहां के सैनिकों को, दरअसल वहां के नेताओं को रिहा करना चाहिए। इसी के साथ साथ यूरोपियन संघ के कई देशों ने भी, यूरोपियन संघ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया ने भी निंदा की है, ब्रिटेन ने भी, भारत ने भी निंदा की है। और चीन ने हालांकि इस बात को कहा है कि वो अभी इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर निंदा कर रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। उसने कहा है कि चीन इस पूरे विषय को लेकर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। चीन की भूमिका पर दोस्तों सवाल इसलिए उठता है क्योंकि चीन और म्यांमार की सेनाओं के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं और चीन के बारे में आप जानते हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। सिमिलरली चीन की सेना और म्यांमार की सेना के संबंध भी इस ओर इशारा करते हैं कि क्या ये जो सैन्य कूप लगा है या ये तख्ता पलट हुआ है, क्या इसमें चीन की भूमिका भी है? क्योंकि चीन बहुत बड़ा पार्टनर है म्यांमार का, म्यांमार के भीतर निवेश कर रहा है कई सारे क्षेत्रों में, जिसमें प्रमुख तौर पर ऊर्जा, तेल, खनन, गैस और मेगा सिटी प्रोजेक्ट शामिल है। इसलिए चीन की भूमिका अहम है। और क्या अगर विश्व सैंक्शंस लगा देता है म्यांमार के ऊपर, तो फिर क्या म्यांमार चीन की गोद में नहीं बैठ जाएगा जिस प्रकार से उत्तर कोरिया बैठ गया? और क्या उत्तर कोरिया जैसी ही स्थिति म्यांमार की हो जाएगी? इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सब जारी रहा और इतना अत्याचार होता रहा तो फिर ये संभव है। भारत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत और म्यांमार के बीच 1640 किलोमीटर की सीमा है, बॉर्डर है। और भारत के पूर्व में ये म्यांमार आता है दोस्तों, आपने मैप में देख ही रखा होगा। और म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमाएं मिलती है, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। म्यांमार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो म्यांमार और भारत के रिश्ते मैत्रीपूर्ण रहे हैं। कई सारे ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जो कि उत्तर पूर्व में भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और भारत ने उनका सफाया भी किया हुआ है म्यांमार की सहायता से, म्यांमार की सेना की सहायता से। और आपको याद होगा दोस्तों कि तकरीबन 5 साल पहले म्यांमार में घुसकर हमारे सैनिकों ने वहां के उग्रवादी संगठनों के खिलाफ, वहां के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। और म्यांमार ने पिछले ही वर्ष कई सारे ऐसे मनवांछित, माफ कीजिएगा, वांछित जो वांटेड
जितने भी अलगाववादी उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, उनको भी भारत को सौंपा था, जो कि गुडविल जेस्चर के तौर पर आप देख सकते हैं। तो म्यांमार भारत के साथ संबंध अच्छे करता है। भारत ने अभी हाल ही में कोविड वैक्सीन की तकरीबन 3 करोड़ डोजेस भी म्यांमार को दी है। तो म्यांमार और भारत के रिश्ते महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन की भूमिका इसमें अहम है। और चीन जिस प्रकार से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, भारत के आसपास के पड़ोसियों को अपनी कॉलोनी बनाने का प्रयास कर रहा है, वहां पर बड़े बड़े निवेश कर रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे अब म्यांमार हो। तो इस प्रकार से भारत को, नेपाल हो, इस तरीके से भारत को भी अब देखना है कि उन्हें बातचीत नहीं खत्म करनी है वहां के सैन्य शासन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सैन्य शासन के साथ भारत ने बातचीत खत्म की, जैसे न्यूजीलैंड ने एक प्रकार से अनाउंस किया है वहां के प्रधानमंत्री ने कि हम अपने रिश्तों को खत्म करते हैं जब तक वहां पर लोकतंत्र की बहाली नहीं होती, उस प्रकार से भारत को ये नहीं करना है, अन्यथा फिर एक और पड़ोसी तैयार हो जाएगा जो कि घेराबंदी की नीति के तहत चीन के पक्ष में गिरेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि 4 राज्यों की सीमाएं भी लगती हैं म्यांमार की हमारे देश से, तो इसलिए भी ये अहम हो जाता है कि हम अपने संबंधों को बढ़िया रखें, क्योंकि वहां की अस्थिरता का प्रभाव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इन राज्यों में पड़ सकता है। चूंकि जमीनी स्तर पे बॉर्डर है, भूमि का बॉर्डर है, तो हो सकता है कि वहां के कुछ लोग भी प्रवेश करें और इससे देश के भीतर भी नुकसान हो सकता है। अगर कुछ घुसपैठिए आ गए या फिर कुछ शरणार्थी आ गए मान लीजिए, तो उससे भी ये हो सकता है, तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भी भारत को सजग रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि म्यांमार की सीमाएं कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी लगती हैं। उनमें 5 देश शामिल हैं, जिसमें भारत है, चीन है, लाओस है, थाईलैंड है और इसी के साथ साथ बांग्लादेश मौजूद है। तो चीन, भारत, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड। थाईलैंड में भी ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है कि थाईलैंड की ओर वहां का जो समुद्री रास्ता है, पानी के रास्ते से वहां पे कई सारे लोग थाईलैंड की तरफ कूच कर रहे हैं, ताकि वहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के 2 गांवों पर म्यांमार की सेना ने हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बम गिराए हैं। सोचिए इस कद्र की क्रूरता वहां पर हो रही है और दुनिया देख रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इस हमले की निंदा करी है, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की निंदा करी है, लेकिन अब देखना होगा कि दुनिया किस प्रकार से म्यांमार की इस क्रूरता के खिलाफ, म्यांमार की सेना की क्रूरता के खिलाफ कदम उठाती है। बहरहाल म्यांमार का सच इस समय यह है कि वहां पर आपको कदम ताल करते हुए जवान मिलेंगे सड़कों पर, और इसी के साथ साथ आपको दिखेंगे बख्तर बंद गाड़ियां भी जो कि गश्त कर रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप आसमान पर देखेंगे तो आसमान में आपको हेलीकॉप्टर और सेना के लड़ाकू विमान दिखेंगे जो कि बमबारी करते हैं, और आपको सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी भी दिखेंगे जो कि म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली और उनकी सुप्रीम लीडर या उनकी स्टेट काउंसिलर आप कह सकते हैं, सुप्रीम लीडर तो वर्ड गलत होगा कहना, वो प्रमुख तौर पर तानाशाहों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उनकी स्टेट काउंसिलर की रिहाई के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। तो ये म्यांमार का सच है, और म्यांमार के सड़कों पर खून लगा हुआ है, और इस खून के दाग, इस खून के छींटे वहां के सैनिकों की वर्दी पर है, क्योंकि एक प्रकार से वहां की सेना जिस प्रकार से क्रूर रवैया अपना रही है, जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है म्यांमार के जनता के प्रति, उनके खिलाफ, ये वाकई में गलत है, ये सही नहीं हो रहा। और देखना ये होगा कि कब स्थिति सामान्य होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यांमार को लेकर दुनिया के कई देश ऐसे कयास लगा रहे थे कि चूंकि वहां पर 2011 के बाद से सैन्य शासन नहीं है, या एक समय बीता है, एक तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार है, लेकिन अब फिर से हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं, और देखना होगा कि कब ये सितम जो ढाया जा रहा है वो खत्म होगा वहां की सेना के द्वारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा विवाद, ये पूरा का पूरा विषय समझ में आया होगा, मेरा विश्लेषण समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन, मेरे नए वीडियो की जब भी मैं अपनी कोई वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। आपको बेल का आइकन भी प्रेस करके रखना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है। और इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, और एक नए टॉपिक के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।